बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने उसमें कुछ अवकलन और समाकलन पर आधारित भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको समझ में आया है। नहीं भी आया है तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वैसे क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन बहुत जो है ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अवकलन और समाकलन का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। विशेषकर फार्मूला वगैरह निकालने में समाकलन का प्रयोग बहुत जगह होता है, इसलिए सीखना तो जरूरी है। जितना भी आपको समझ में आया, अब आगे जब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो आप एक बार उसको फिर से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और ये जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें भी समाकलन और अवकलन का प्रयोग है। तो पहले तो अवकलन का प्रयोग होगा और समाकलन पर आधारित जैसा कि मैंने प्रश्न करवाए हैं वो इसी चैप्टर के प्रश्न थे, देखा जाए तो, जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है ऋजु रेखीय पथ में गति या ऋजु रेखीय पथ पर गति, मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे और यहां पर वस्तु जो है किसी एक अक्ष एक्स वाई अथवा जेड के अनुदिश गति करेगी। मतलब जब वो गति करेगी तो केवल एक डायमेंशन जो है चेंज होगा, या तो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है तो एक्स अक्ष के निर्देशांक बदल रहे होंगे, वाई अक्ष के अनुदिश कर रही होगी तो वाई अक्ष के निर्देशांक बदल रहे होंगे, या फिर जेड अक्ष के लिए वही बात लागू होती है। ये बहुत ही सरल गति है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ आगे एडवांस में भी समझेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को करेंगे। देखिए, फिजिक्स में हर चैप्टर में आंकिक प्रश्न होते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि फिजिक्स का मैथ के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मैथ भी आनी ही चाहिए यदि आपको फिजिक्स में अच्छा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कुछ चीजें बोर्ड पे लिख रखी हैं समय बचाने के लिए और उसी को हम समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमने एक बीमीय गति के बारे में लिख रखा है, बताया भी है अभी हमने। वो क्या है कि यदि वस्तु की गति का निरूपण किसी एक निर्देशांक एक्स वाई या जेड अक्ष के अनुदिश हो तो उसे एक बीमीय गति कहते हैं। यदि वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है और उसका एक्स वाई या जेड अक्ष के निर्देशांकों में बदलाव आ रहा है तो वो एक बीमीय गति कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है, इसके बारे में पीछे क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। हालांकि हम यहाँ पर जो है दो बीमीय गति पढ़ेंगे, त्रिबीमीय गति भी पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। तो दो बीमीय गति तो डिटेल में काफी पढ़ाई जाएगी और अभी तो हम एक बीमीय गति की बात कर रहे हैं। जब कोई गति होती है, यानी कोई वस्तु गति करती है, तो वो कुछ दूरी तय करती है। अब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। जैसे ये हमने 0 यहां से वस्तु चल रही है ए बिंदु से, ये मान लिया 10 मीटर हुआ, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। इधर जो है -10, -20, -30 ऐसा है। अब वस्तु ए से इधर की तरफ चली और मान लिया वो वस्तु यहां तक आई, बी तक आई, ठीक है। और बी से लौट करके आ रही है सी बिंदु तक। मतलब पहले वो कहां गई, ए से बी तक गई और फिर सी बिंदु तक लौट करके आई। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? वस्तु द्वारा चली गई दूरी किसको कहते हैं? पथ की कुल लंबाई।
तो कुल लंबाई कितनी है? देखिए हमारा ए से बी है और फिर बी से सी है, तो कुल लंबाई जो हो गई वो 50 प्लस 10, ये 10 है तो 20 और, तो इस तरह से 70 मीटर की दूरी उसने तय की है। ये मीटर में यदि लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने पथ की कुल लंबाई ज्ञात कर ली, तो चली गई दूरी ज्ञात हो गई। इसमें जो है हम दिशा का ध्यान नहीं रखते कि वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, अतः ये दूरी जो है एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। परिमाण कितना है? 70 मीटर की दूरी तय की है। अब दूसरा एक टर्म है जिसको कि हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। यानी प्रारंभिक जहां से चली और अंत में जहां तक पहुंची, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, वो विस्थापन कहलाती है। हम इसमें दिशा का भी ध्यान रखते हैं। किसी एक दिशा में चली गई दूरी को धनात्मक लेते हैं और उस दिशा से ठीक विपरीत दिशा में चली गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पर जैसा कि हमने एक उदाहरण जो दे रखा है, वहां पर भी देखिए विस्थापन क्या होगा। विस्थापन तो जो होगा वो देखिए प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति सी है, तो विस्थापन तो ए सी हो गया। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ये है, विस्थापन तो है ना, ये है विस्थापन। पूरे पथ की लंबाई 70 मीटर है। यहां पर विस्थापन कितना है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सी है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी जो है, डायरेक्ट हमने ए से सी को मिलाया तो वो पता लगाया कि यहां से ए से सी तक की दूरी क्या होगी, हम इसको निकाल सकते हैं। इसी है, हमने कहा ना कि विस्थापन निकालते समय दिशा का भी ध्यान रखेंगे और किसी एक दिशा में चली गई दूरी धनात्मक लेंगे। तो पहले जब वो ए से बी तक गई थी तो प्लस का 50 मीटर दूरी तय की, उसके बाद वो वापस लौट करके आई, इसलिए पहले वाली दिशा से विपरीत दिशा में दूरी तय हो रही है, तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे और यहां तो जोड़ा गया था, यहां पर हम घटाएंगे। तो इस तरह से 30 मीटर का विस्थापन हुआ। तो आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। ये आया 30 मीटर विस्थापन आया, और ये जो विस्थापन है एक सदिश राशि है जिसमें दिशा भी होती है, सदिश राशि है। और दोनों का मात्रक जो है, मात्रक तो समान है, मात्रक तो मीटर है, यहां भी मीटर है मात्रक, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिशा का ध्यान रखने के कारण विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, परंतु कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। दूरी के बराबर हो सकता है। मान लिया वस्तु ए से बी जाती, रुक जाती वहीं पर, तो जितनी दूरी तय होती उतना ही विस्थापन भी हो जाता। तब तो 50-50 मीटर होता, क्योंकि ए से चली वस्तु बी पर रुक गई, तो विस्थापन भी 50 मीटर हुआ, चली गई दूरी भी 50 है। लेकिन ये इस उदाहरण से हमें पता लगा कि वस्तु जो है ए से बी गई, बी से सी आ गई, तो विस्थापन का मान दूरी से कम आया। और यदि वस्तु वापस लौट करके ए पर आ जाती, भाई ए से बी गई और लौट करके फिर से ए पर आ गई, तो इसका मतलब विस्थापन शून्य हो गया, है ना, विस्थापन शून्य हो गया। ए से बी गई और बी से फिर ए आ गई, ए से बी, बी से ए, तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य। इन सब बातों में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है। इनका प्रयोग आगे चल करके होगा। अच्छा, अब मान लिया वस्तु लगातार चलती रहती उसी दिशा में और ये आ जाती यहां पर, ये डी बिंदु को है, ए से बी गई, बी से लगातार चलती हुई डी बिंदु पर आ गई। अब विस्थापन यहां पर ऋणात्मक हो गया है। देखिए भाई, इस दिशा में तय की गई दूरी को हम धनात्मक ले रहे हैं,
और इस दिशा में ऋणात्मक लेंगे, और ये हमारा मूल बिंदु है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरियां जो होती हैं ऋणात्मक लेते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति डी जो है, इसके बीच में जो मान आया है वो आया है -30 मीटर। यदि वस्तु ए से बी जाए और बी से लौट करके डी बिंदु पर आ जाए तो विस्थापन जो हो जाता है वो -30 हो जाता है, यानी विस्थापन ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह से विस्थापन धनात्मक हो सकता है कि जैसा कि देखिए अभी निकाला था 30 मीटर धनात्मक था। शून्य भी हो गया, कब ए से बी गई वस्तु, बी से ए आ गई, शून्य हो गया विस्थापन। अब जो है विस्थापन ऋणात्मक भी हो गया क्योंकि वस्तु लगातार उसी दिशा में डी बिंदु तक गई। तो इस तरह से विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। अब हम बात करते हैं कि वस्तु जो है जब गति करती है तो उसकी गति जो है एक समान भी हो सकती है। हालांकि ये एक बहुत ही आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति का मतलब हुआ कि किसी वस्तु की गति को हमेशा एक समान रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हाँ कुछ स्थितियों में वस्तु समान गति से गति करती है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति क्या है। तो ये क्या होती है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति समान कहलाती है, एक समान कहलाती है। कैसे, मतलब उदाहरण समझिए। मान लिया कोई वस्तु 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में फिर से 20 मीटर दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में फिर से 20 मीटर दूरी तय करती है। तो समयांतराल क्या है, 1 सेकंड है, और वस्तु जो है लगातार 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर दूरी तय कर रही है। इसका मतलब उसकी गति एक समान है, यूनिफॉर्म मोशन है। इसके ठीक विपरीत दूसरे तरह का जो मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अर्थात यदि कोई वस्तु, गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे कोई वस्तु पहले सेकंड में 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर दूरी तय करी, अगले 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय की, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 20 मीटर दूरी तय की, फिर अगले सेकंड में 30 मीटर दूरी तय की। तो इस तरह से समान समयांतराल तो हम 1 सेकंड ही ले रहे हैं, लेकिन चली गई दूरियां, वस्तु द्वारा चली गई दूरियां अलग अलग हैं, बदल रही हैं। अर्थात उस वस्तु की गति जो है समान नहीं है, असमान है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है और छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा। ये मैंने लिख भी रखा है, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि वस्तु समान समयांतरालों में एक समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान कहलाती है। उदाहरण मैंने बताया, असमान गति भी बताया। तो मेरी समझ से ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे चाल की। चाल क्या होती है? स्पीड जिसको कहते हैं, यह है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। यानी चाल बराबर होती है, चाल को हम स्पीड कहते हैं, स्पीड बराबर होती है दूरी बटे समय, और इसका मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड है। ऐसा ही मात्रक है, ये मात्रक हो गया। तो यहां पर
दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि ये दूरी बटे समय है और दूरी नापते समय भी हमें दिशा का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बस हम क्या करेंगे, पूरे पथ की लंबाई लेंगे और उसके द्वारा बस द्वारा लिए गए समय से भाग दे देंगे तो वस्तु की चाल पता लग जाएगी। अब वस्तु की चाल एक समान हो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल, और इस पर जो है आंकिक प्रश्न भी आते हैं। औसत चाल क्या होती है, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटे वस्तु द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात होता है वही वस्तु की औसत चाल कहलाती है। औसत चाल बराबर होती है वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, लिया गया समय, है ना। तो ये औसत, जैसे हम किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, अब मान लिया हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ देर तक चले, फिर हमें रोड खाली मिला तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चले और उस शहर में हम 2 घंटे के बाद पहुंचे। ठीक है। अब इस दौरान एक शहर से दूसरे शहर तक जाते समय मैंने देखा कि वस्तु जो थी, हमारी जो चाल थी वो अलग अलग थी, लेकिन औसत चाल क्या होगी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस चली गई दूरी, एक शहर से दूसरे शहर तक की कुल दूरी मालूम है हमें, समय हमको कितना लगा वो भी मालूम है, भाग दे दीजिए तो हमारी औसत चाल आ जाती है। तो औसत का मतलब हुआ व्यवहारिक रूप से हमारी चाल क्या रही है। वैसे तो देखा जाए प्रैक्टिकली जो है अलग अलग जो है कालखंडों में हमने अलग अलग स्पीड से दूरी तय की है, लेकिन एक एवरेज औसत रूप से हमारी चाल इतनी रही। अब इस पर प्रश्न हम करेंगे बहुत सारे, जैसे मान लिया इसमें दिया हुआ है कि कोई वस्तु इस शहर ए से बी शहर में जाती है और उसकी स्पीड मान लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, लौटते समय वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, तो जाने और आने की औसत चाल क्या होगी। तो इस तरह से और भी कई क्वेश्चन देखेंगे औसत चाल पर आधारित। ठीक है। अब हम बात करेंगे औसत चाल को लिखते कैसे, फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो औसत चाल को हमने v लिखा चाल, और ऊपर जो है हमने ऐसे बार का निशान लगा दिया, या फिर हम v के आगे AVG लिख दें। चली गई कुल दूरी, इसको हम डेल्टा x से प्रदर्शित कर सकते हैं और लिया गया समय डेल्टा t है। ये डेल्टा x और डेल्टा t की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है और निश्चित रूप से ये इसके मान जो हैं अधिक ही होंगे, हैं। विशेष करके समय का मान यहाँ पर अधिक है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में टोटल कितना समय लगा वो हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से हमने जो है औसत चाल ज्ञात कर ली। अब एक चाल जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जिसको कहते हैं तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल का जिक्र होता है, जो कि नया हो सकता है आपके लिए। तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्कालिक चाल किसी वस्तु की, किसी वस्तु के दिए गए किसी क्षण की चाल
ही उसकी तात्कालिक चाल कहलाती है। मतलब किसी क्षण जब वो गाड़ी उस खंभे को पार कर रही थी, जब वो किसी बिंदु से गुजर रही थी, उस समय उसकी चाल क्या थी। क्षणिक चाल, क्षणिक समय के लिए जो है चाल जो निकाली जाती है वो तात्कालिक चाल होती है, क्षणिक समय के लिए। तो किसी वस्तु दिए गए की किसी वस्तु की दिए गए किसी क्षण की चाल, इसको हम और अच्छे ढंग से लिखते हैं और इसको संबंधित करते हैं इस औसत चाल से, और वो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। तो तात्कालिक चाल क्या होती है? तात्कालिक चाल ही कह रहे हैं हम। यदि किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल अति सूक्ष्म समय, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। डेल्टा टी जो समय अंतराल है वो उसका मान शून्य के बहुत नजदीक है, अर्थात टाइम इंटरवल जो हमने लिया है वो बहुत छोटा है। तो किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल अति सूक्ष्म समय पर, किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल अति सूक्ष्म समय पर ज्ञात करने से हमें उसकी तात्कालिक चाल ज्ञात हो जाती है। तात्कालिक चाल का मतलब ही है कि किसी एक क्षण पर, तात्कालिक चाल क्या है? किसी गतिमान वस्तु की किसी दिए गए क्षण पर चाल क्या है? वही तात्कालिक चाल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो समय अंतराल हम ले रहे हैं, औसत चाल ज्ञात करते समय हम समय अंतराल लेते हैं, वो समय अंतराल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तात्कालिक चाल ज्ञात करनी है तो किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल अति सूक्ष्म समय पर ज्ञात करने से हमें उसकी तात्कालिक चाल ज्ञात हो जाती है। इसको जरा समझने की कोशिश करें। पहले तो हम लिख लेते हैं इसको, जो बात कही गई है। तात्कालिक चाल V बराबर होता है, लिमिट लगाते हैं, लिमिट लिखा, लिमिट डेल्टा टी की टेंड्स टू 0, इसको कहते हैं। डेल्टा टी जो है अग्रसर है शून्य की तरफ, और डेल्टा एक्स दूरी है, और डेल्टा टी टाइम। इसको हम b बराबर लिखते हैं dx बटे dt, और इसको हम बता चुके हैं। जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा अवकलन वाला, उसको देखना चाहिए। ये तात्कालिक चाल है और इसको कहते हैं, ये क्या है? दूरी। x क्या है? दूरी। दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक। तो दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक जो आता है वही हमारी तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है। देखिए आ गया वही अवकलन यहां पर भी, है ना, इसलिए अवकलन समझना बहुत जरूरी है। तो दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक क्या होता है? dx बटे dt। दूरी का परिवर्तन समय के साथ, और समय यहां पर बहुत सूक्ष्म लिया गया है, उसको जरा उदाहरण से समझिएगा। हमने बताया जैसे कोई वस्तु यहां से चलती है, शून्य से इधर जाती है और 10, 20, 30, 40 और 50 मीटर तक गई। ए बिंदु से चलना प्रारंभ की और बी बिंदु तक पहुंची। मान लिया इसको 5 सेकंड लगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक उसकी चाल एक समान रही हो, है ना, चाल बदल भी सकती है। ये जो हम करेंगे वो औसत चाल आएगी, यहां पर निकालेंगे तो औसत चाल जो है, औसत चाल क्या हो जाएगी? 50 मीटर की दूरी तय करी
और समय कितना लगा, 5 सेकंड का लगा, तो औसत चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हमें तो चाह रहे हैं कि बिंदु ए पर उसकी चाल क्या थी, ये पता करना है। तो ए पर वस्तु की चाल पता करने के लिए हमें उसकी तात्कालिक चाल निकालनी पड़ेगी। यहां से ए से बी तक जाने में डेल्टा टी समय लग रहा है, दूरी डेल्टा एक्स है जो कि 50 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस समय को सूक्ष्म कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए। ये तो 5 सेकंड है, हम इसको घटाने लगे, समय घटाया 5 सेकंड से और कम किया, तो क्या होगा, ये बिंदु बी जो है इधर की तरफ हटेगा, क्योंकि भाई हम समय कम कर रहे हैं, तो वस्तु भाई 3 सेकंड में बी पर थोड़े पहुंच जाएगी, वो कहीं यहां कहीं रही होगी बीच में, है ना। और हम 2 सेकंड कर दें और कम करें, 1.5 सेकंड और कम करें, तो जैसे जैसे समय को कम करते जाएंगे ये बी बिंदु जो है ए की तरफ हटेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कब, जब डेल्टा टी यानी समयांतराल अति सूक्ष्म हो जाए, मतलब जैसे 0.001 सेकेंड हो जाए, तो वस्तु कहां पर होगी, ए पर ही तो होगी उस समय। यानी 1 सेकेंड के 1000वें भाग का समय हमने लिया, उस समय वस्तु ए पर ही थी, समझो। तो वो तात्कालिक चाल हो गई कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस क्षण पर वस्तु की चाल क्या थी, यानी जब वो ए से गुजर रही थी उस समय क्या चाल थी, वो हमें पता लग जाएगा। तो डेल्टा टी का मान शून्य की तरफ अग्रसर है, इसका मतलब शून्य के बहुत नजदीक है, शून्य के बराबर बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने कहा डेल्टा टी का मान हमने ले लिया 0.001 सेकंड, ये क्या है, 1 सेकंड का 1000वां भाग है, तो ये तो बहुत सूक्ष्म हो गया। तो उस समय वस्तु की चाल क्या रही थी, वो उसकी तात्कालिक चाल रही होगी। तो मेरी समझ से अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक दूसरी राशि होती है जिसको हम वेग कहते हैं। अभी तक जो है कई बार जो है कंफ्यूज होते हैं कि वेग और चाल दोनों एक ही तो बात है। जिस तरह से दूरी और विस्थापन अलग अलग होते हैं, उसी तरह से वेग और चाल भी अलग अलग ही हैं। तो वेग की बात करते हैं। वेग क्या है, देखिए वेग को हम इंग्लिश में तो वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो किसी वस्तु, गतिमान वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड या कहें प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। परिभाषा वैसी ही है, बस यहां पर हमने क्या किया, दूरी की जगह पर विस्थापन कर दिया। विस्थापन में दिशा भी होती है, तो वेग में भी दिशा होगी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। और देखा आपने, विस्थापन और समय में अंतर होता है। एक जो हमने पहले उदाहरण बताया था कि कोई वस्तु यहां से इधर जाती है ना, ए बिंदु से चलती है और ये 50 मीटर तक जाती है, 10, 20, 30, 40 और 50, और फिर जो है लौट करके आ जाती है सी बिंदु तक। ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु है, ऐसे गई और फिर लौट करके सी बिंदु तक आ गई। अब यहां पर देखिए विस्थापन तो 30 मीटर है ना। मान लिया ए से सी तक जाने में कुल लगा समय, ए से सी तक लगा समय जो है, लिया गया समय जो है ए से सी तक, पहले ए से बी गई होगी वस्तु, कंफ्यूज नहीं होना, ए से पहले बी गई और फिर बी से सी आ गई, तो लिया गया कुल समय जो है
वो कितना हुआ, मान लिया 10 सेकेंड है, ठीक है। ए से बी जा रही है, बी से सी आ रही है, टोटल समय लग रहा है वो कितना है, 10 सेकेंड लग रहा है ना। अब हम इसका पहले चाल निकालते हैं। चाल बराबर हो गई, देखिए चली गई दूरी कितनी है, 50 ये है, 20 ये, 70 मीटर दूरी तय की, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो देखिए चाल आ गई 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेग ज्ञात करें। वेग में क्या लेते हैं, विस्थापन लेते हैं, और विस्थापन वस्तु का क्या हुआ है, देखिए ए प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहां पर जो है विस्थापन हो रहा है 30 मीटर का, समय तो उतना ही लगा, तो ये 3 मीटर पर सेकंड। देखिए वेग और चाल अलग अलग आ गए हैं। वेग 7 मीटर पर सेकंड है, जबकि चाल जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि चाल में तो हम विस्थापन का प्रयोग करेंगे। हाँ, वेग और चाल समान हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि समान नहीं हो सकते, लेकिन जैसा कि हमने बताया विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से यहां भी वेग जो है का मान चाल के बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। चाल का मान तो हमेशा धनात्मक ही होगा, जबकि वेग का मान विस्थापन के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक और जो है शून्य भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने वेग को समझा, है ना, उदाहरण से। अब वस्तु का वेग भी जो है, देखिए यहां पर एक थोड़ा और समझ लीजिए कि वेग क्या है। किसी वस्तु की चाल का निरूपण यदि दिशा के साथ किया जाए, दिशा सहित, तो उसे वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की चाल का निरूपण दिशा सहित किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, वेग। इस मतलब कि यहां पर हम दिशा जोड़ दें, किसी गतिमान वस्तु की चाल का निरूपण दिशा सहित कर दें, चाल के साथ दिशा भी जोड़ दें, तो हमें वेग पता लग जाता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। अब जो चाल का परिमाण होता है, जैसे 20 मीटर पर सेकंड क्या है, परिमाण है। दिशा इसमें जोड़ दें, किस दिशा में वस्तु जा रही है ना, तो वो वेग कहलाएगा। तो एक सूक्ष्म सा अंतर है वेग और चाल, ठीक है, और बहुत बड़ा अंतर है देखा जाए। अब वस्तु एक समान वेग से भी चल सकती है ना, एक समान वेग, वो कहेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन एक ही दिशा में तय करे तो उसे वस्तु की एक समान वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन एक ही दिशा में तय करे तो उसे वस्तु की एक समान वेग कहते हैं। तो उसे वस्तु का एक समान वेग कहते हैं, यानी वस्तु एक समान वेग से चल रही होती है। कब? विस्थापन समान रहे, हर सेकंड में मान लिया वो समान रूप से विस्थापित हो रही है
और दिशा भी उसकी बदल नहीं रही है। यहां पर ये भी ध्यान रखना है ना, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, है ना। तो हालांकि विस्थापन लिखा गया है, साथ में हमने उसको एक दिशा में की बात भी कर दी है। अब परिवर्ती वेग या कहें असमान वेग, ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे यहां पर लिखा गया, ठीक यहां पर उसका उल्टा कर दीजिए। कोई वस्तु, किसी गतिमान वस्तु, किसी भी लिख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु में परिवर्ती वेग होता है। क्या है कि वस्तु किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु में परिवर्ती वेग होता है। किसी गतिमान वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु में परिवर्ती वेग होता है। अब प्रति सेकंड विस्थापन अलग अलग हो रहा है तो परिवर्ती वेग हो जाएगा। परिवर्ती वेग कई तरह से हो सकता है, उसको समझना है आपको, ठीक है ना। खाली परिमाण पर अलग हो कोई जरूरी नहीं है ना। तो परिवर्ती वेग निम्न प्रकार से हो सकता है। परिवर्ती वेग निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? ये चीजें बहुत छोटी हैं, मैंने फिर कहा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। परिवर्ती वेग निम्न 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, यदि वेग का परिमाण बदल रहा है, मान लिया किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 12 मीटर पर सेकंड हो जाए, 15 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो क्या होगा? वेग के परिमाण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वस्तु में परिवर्ती वेग है। दूसरा, यदि वस्तु की दिशा में केवल परिवर्तन हो, तो यहां पर क्या है कि वस्तु का परिमाण नहीं बदल रहा, केवल क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। क्योंकि वेग तो सदिश राशि है, दिशा बदलने पर भी हम वेग को एक समान नहीं कहेंगे, वेग को परिवर्ती ही कहेंगे। तो यदि मान लिया वस्तु की दिशा बदलती जा रही है और परिमाण वही है, जैसे मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दिशा बदल रही है, तो वेग कैसा होगा? परिवर्ती वेग होगा। इसको देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे मान लिया कोई वस्तु इस वृत्तीय पथ पर तय कर चल रही है और यहां पर उसकी चाल जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, यानी वेग उसका 10 मीटर पर सेकंड है। यहां पर पहुंची तो वेग की दिशा ये हो गई और रही 10 मीटर पर सेकंड ही। यहां पर दिशा ये हो गई है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन क्या हो रहा है? दिशा लगातार बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती हुई या कहें समान परिमाण के वेग से चलती हुई वस्तु का वेग जो होता है वो परिवर्ती वेग होता है, क्योंकि लगातार वस्तु जो है अपनी गति की दिशा बदल रही होती है। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि दोनों बदलें। यदि
यहां पे लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है परिवर्ती वेग के लिए? यदि वस्तु के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित हो। तो भी वेग कैसा कहलाएगा? परिवर्ती वेग कहलाया जाएगा। तो तीन तरह से वेग परिवर्तित हो सकता है। नंबर एक, वेग का परिमाण बदल रहा हो, 10, 12, 15 ऐसे होता चला जा रहा हो, दिशा न बदल रही हो। दूसरा है केवल दिशा बदल रही हो, परिमाण न बदल रहा हो, तो भी वेग परिवर्ती कहलाएगा। तीसरा, दिशा और परिमाण दोनों बदल रहे हैं। मान लिया वृत्तीय पथ पर वस्तु गति कर रही है, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर हो गया 12 मीटर पर सेकंड, है ना, और यहां पर मान लिया फिर से 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो क्या मतलब है कि वस्तु की दिशा तो बदल रही है, परिमाण भी बदल रहा है वेग का। तो वेग कैसा है? परिवर्ती वेग है। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक का मतलब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है त्वरण। त्वरण की बात करेंगे। तो ये बात हम यहां पर नोट कर देते हैं क्या कि अच्छा, ये परिवर्ती वेग की बात में एक तात्कालिक वेग की बात और कर लेते हैं। तात्कालिक वेग, उसके बाद हम बात करेंगे तात्कालिक वेग, जिसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये तो जैसे कि हम औसत चाल निकालते हैं, वैसे औसत वेग भी निकालते हैं, है ना। औसत वेग यदि की बात करें तो औसत वेग की बात कर लेते हैं। पहले यहां पर औसत वेग लिख लेते हैं। औसत वेग क्या होगा? औसत वेग वी एवरेज कुल विस्थापन बटे समय, कुल समय। और यहां पर भी हम कुल विस्थापन को डेल्टा एक्स या डेल्टा एस से निरूपित करते हैं, और ये डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, यहां पर समय का जो अंतराल है वो अधिक है। औसत वेग या औसत चाल निकालते समय हम समय का अंतराल अधिक लेते हैं, है ना। तो ये तो हुआ औसत वेग। अब हम बात करते हैं तात्कालिक वेग की। जैसे तात्कालिक चाल है वैसे तात्कालिक वेग भी है। हम औसत वहां क्या करते हैं? औसत चाल के आधार पर तात्कालिक चाल समझाते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हम औसत वेग के आधार पर जो है तात्कालिक वेग की बात करेंगे। और जो है वैसे तात्कालिक का मतलब होता है किसी क्षण पर किसी वस्तु का वेग क्या है, वो तात्कालिक वेग कहलाता है। किसी वस्तु का किसी दिए गए क्षण पर वेग वस्तु का तात्कालिक वेग कहलाता है। नोट कर सकते हैं, किसी वस्तु का, वस्तु कैसी है? गतिमान। किसी गतिमान वस्तु का दिए गए क्षण पर वेग ही तात्कालिक वेग कहलाता है। या फिर हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग का मान यदि अति सूक्ष्म समय के लिए ज्ञात किया जाए तो उसे तात्कालिक वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग का मान यदि अति सूक्ष्म समय के लिए ज्ञात किया जाए तो यहां पर क्या हुआ है? डेल्टा टी की वैल्यू
जो है मान जो है शून्य के नजदीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तात्कालिक वेग को वेग v बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी समय अंतराल है वो अति सूक्ष्म है, शून्य के नजदीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, और यहां पर तात्कालिक वेग v बराबर हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। देखिए यहां पर x डेल्टा एक्स विस्थापन है, वहां पर डेल्टा एक्स दूरी था, बस इतना है, सूत्र वही है। तो ये तात्कालिक वेग क्या है, ये विस्थापन का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक है। विस्थापन का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक को ही तात्कालिक वेग कहते हैं। सिंपल सी बात है। हम जो है औसत वेग निकाला, और यदि औसत वेग में डेल्टा टी यदि समयांतराल छोटा करते चले जाएं और वो अति सूक्ष्म हो जाए, तो उस क्षण पर वस्तु का जो वेग होगा वो तात्कालिक वेग होगा। बस वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर है, जो कि दिशा का है। वो हमें याद रखना है कि उसमें दिशा सहित, इसमें दिशा सहित लेते हैं और तात्कालिक चाल में दिशा नहीं लेते हैं। और साथ में कुछ बातें हमें यहां पर देखिए नोट करनी चाहिए कि क्या, नोट कर लीजिए, वस्तु का वेग नंबर 1 है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, जबकि चाल सदैव धनात्मक होती है। वेग का मान कभी भी चाल से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। ठीक है, बराबर हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। किसी एक सरल रेखा में एक ही दिशा में एक समान गति से, किसी एक सरल रेखा में एक ही दिशा में एक समान गति से गतिमान वस्तु की चाल, वेग तथा तात्कालिक वेग या चाल समान होती है। किसी एक सरल रेखा में एक ही दिशा में एक समान गति से गतिमान वस्तु की चाल, वेग, तात्कालिक वेग या चाल समान होती है। यानी तात्कालिक वेग कहें या तात्कालिक चाल कहें, यदि वस्तु एक ही दिशा में जा रही है और एक समान गति से जा रही है, तो किसी भी क्षण पर वस्तु का वेग, किसी भी क्षण पर वस्तु का वेग या चाल समान ही रहेगी, क्योंकि उसकी गति ही समान है। तो तात्कालिक वेग भी उस केस में या तात्कालिक चाल उस केस में वही होगी जो उसकी औसत चाल है ना। तो किसी सरल रेखा में एक ही दिशा में एक समान गति से गतिमान वस्तु की चाल, वेग तथा तात्कालिक वेग या चाल समान होती हैं, और औसत वेग भी समान ही होता है ना। औसत वेग या चाल जो होती है वह भी समान होती है।
लेकिन कंडीशन क्या है कि वस्तु एक ही दिशा में चलनी चाहिए, एक समान गति से चलनी चाहिए। तो उस केस में ये चीजें अलग अलग नहीं होती हैं। औसत वेग, औसत चाल, तात्कालिक वेग, ये सब एक समान रहेंगे यदि वस्तु एक ही दिशा में एक समान गति से गतिमान है तो। अब बात करेंगे त्वरण की। त्वरण, एक्सेलरेशन, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन, तो वेग का तो अपना मात्रक होगा और समय एक और लगा हुआ है, तो इसका मात्रक जो होगा, मात्रक बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन मतलब मीटर पर सेकेंड, है ना, बटे सेकेंड। तो इस तरह से ये इसको हल करिए, मीटर बटे सेकेंड, और नीचे सेकेंड एक और आ गया, है ना। तो ये हो गया, इसका मात्रक हो गया मीटर बटे सेकेंड का वर्ग। तो इसीलिए त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड का वर्ग होता है। तो अब हम अपने अगले वीडियो में त्वरण को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे और फिर जो ग्राफ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। विस्थापन समय ग्राफ, या कहें दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इनसे क्या भौतिक राशियां ज्ञात की जा सकती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। Thank you for watching my video.